नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस फाउंडर टीम में। आज से वीडियो का अग्नि बैच प्रारंभ होगा और इस बैच का नाम अग्नि मैंने बहुत सोच समझ के रखा है। आग जलाता है तो आप लोग इस बैच को अगर कर लेंगे तो पेपर को जला के राख कर देंगे। जलाने का यह मतलब नहीं कि जाकर वहाँ माची से जला देना, इस तरह जलाने का मतलब कि पेपर धुआं हो जाए। ठीक है, तो आज अग्नि बैच की जो प्रथम क्लास है वो हिंदी की होगी और हिंदी का भी वो टॉपिक यहाँ पे मैं उठाने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे लगातार अधीनस्थ आयोग जो है वो प्रश्न पूछता रहता है। उस टॉपिक का नाम है समास। समास आप में से बहुत लोग पहले भी पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन एक इसका शॉर्ट डेफिनेशन मैं भी दे रहा हूँ, सूक्ष्म परिभाषा। समास का मतलब होता है घटाना। समास का मतलब होता है घटाना, यानी जब दो शब्द घट के एक अर्थ दे देते हैं तो वो समास बन जाता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई आयोग समास की डेफिनेशन पूछे। हर बार यही देखा गया है कि आपको एक शब्द दे दिया गया और पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास है, बताइए। तो यही समास को पढ़ाने का तरीका भी होना चाहिए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे समास के प्रकार। कई पुस्तकों में आप देखेंगे समास 4 प्रकार के हैं, कई पुस्तकों में देखेंगे 5 प्रकार के हैं, कई पुस्तकों में देखेंगे 6 प्रकार के। लेकिन जो एक होलसम एक्सप्लेनेशन इसका है वो ये है कि समास के मुख्य 4 और कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब जो मुख्य 4 भेद हैं वो कौन कौन से हैं उसे मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। समास का जो पहला भेद है, जो पहला प्रकार है, उसका नाम है द्वंद्व समास। जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है तत्पुरुष समास। जो तीसरा प्रकार है उसका नाम है बहुव्रीहि समास। और जो चौथा प्रकार है उसका नाम है अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये तो मुख्य 4 प्रकार हो गए। अब तत्पुरुष के भी 2 प्रकार हैं, एक कर्मधारय और एक द्विगुण। तो यदि आपसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि समास कितने प्रकार के हैं, तो आप देंगे समास 4 प्रकार के। और अगर आपसे पूछता है समास कुल कितने प्रकार के हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए समास कुल 6 प्रकार के हैं। मुख्य 4 प्रकार आपके सामने लिखे हैं और तत्पुरुष के 2 सब पार्ट होते हैं, कर्मधारय और द्विगुण। तो इस तरह समास के कुल 6 प्रकार हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ये 6 प्रकार समास के पढ़ेंगे। पहला प्रकार उठाते हैं समास का, जिसका नाम है द्वंद्व समास। अच्छा, द्वंद्व मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। अभी कोविड में महाभारत रामायण फिर से आ गया था दूरदर्शन पे, तो उसमें क्या करता था, या हम तुम्हें द्वंद्व के लिए ललकारते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई, प्रतिस्पर्धा। ठीक, तो द्वंद्व समास में जब 2 शब्द मिलके एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे तो उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, उस समास का उदाहरण जब मैं यहाँ दूंगा तो आपको और क्लियर होगा। द्वंद्व समास का जो पहला उदाहरण है वो राजा प्रजा। जब इसको हम विग्रह करेंगे यानी तोड़ेंगे तो विग्रह में प्रतिस्पर्धा का भाव आएगा, यानी राजा और प्रजा। उसी तरह माता पिता, जब विग्रह किया तो माता और पिता। ठीक है बच्चों, यानी विग्रह करने पे वह समास जो विग्रह करने पे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता हुआ नजर आता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक, आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। दूसरा समास जो हम लोग देखेंगे वो है तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास में वे समास होते हैं जो कारक चिन्हों के द्वारा पहचान में आते हैं। यानी जब इसका हम विग्रह करेंगे तो कोई ना कोई कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के शब्दों में दिखाई देगा। अभी हम सबको पता है कि कारक चिन्हों की संख्या 7 होती है। वो क्या होती है वो आप कमेंट में बताएं मुझे, ठीक है। तो तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जिनका विग्रह करने पे कारक चिन्ह जो है वो उभर कर सामने आते हैं और इसका जो प्रथम पद होता है, पूर्व पद होता है, वह गौड़ होता है और जो उत्तर पद होता है यानी बाद का पद होता है वो प्रधान होता है। यानी इसकी एक पहचान ये भी है कि जो प्रथम पद होगा वह गौड़ होगा और जो उत्तर पद होगा या दूसरा पद होगा वह प्रधान होगा। तो इस तरह हम लोग तत्पुरुष समास का एक डिफिनीशन इस तरह बना सकते हैं कि वह समास जिसका प्रथम पद गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पे वह कारक चिन्हों के साथ उभर कर सामने आए, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। इसके उदाहरण अभी देखते हैं, आप लोग को और क्लियर होगा। हम लोग देखेंगे राजपुत्र। जब इसको हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? राजा का पुत्र, राजभट। जब इसको विग्रह करेंगे तो आएगा राजा का भाण, भाण, ठीक है। गिरिकट। जब इसका विग्रह हम करेंगे तो आएगा जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला। ये आप देखेंगे इसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह जो है वो उभर कर सामने आते हैं। उदाहरण से आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि तत्पुरुष समास का पहचान कैसे करना है। अच्छा, इसके कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, तत्पुरुष समास के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, उसे भी हम लोग यहां देखेंगे। जो इसका पहला प्रकार है वो नई तत्पुरुष। जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है प्रादि तत्पुरुष और जो तीसरा प्रकार है उसका नाम है अलूक तत्पुरुष। ठीक है। तो नई तत्पुरुष की पहचान है कि इसका प्रारंभ जो है, इसका प्रारंभ उपसर्ग और या अंत से होता है। उदाहरण देखिए, अनबोला, अनूठा, ठीक है। प्रादि तत्पुरुष का पहचान ये है कि इसका जो प्रारंभ है, उपसर्ग जो है वो प्र अक्षर से होगा, जैसे प्रणाम, प्रखर, ठीक है। और अलूक तत्पुरुष का समास तत्पुरुष समास में होता है जो विभक्ति के आधार पर समास की पहचान कराता है। आयोग के पास कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं जो अलूक तत्पुरुष समास से संबंधित हैं। वो शब्द कुछ ऐसे हैं: युधिष्ठिर, वाचस्पति, खेचर, ठीक है। ये तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष के दो मुख्य भेद थे, दो जो मुख्य भेद थे तत्पुरुष के, उसमें एक भेद जो प्रथम भेद था उसका नाम था कर्मधारय समास। क्या था? कर्मधारय समास। इसकी सिंपल परिभाषा वो होती है कि वह समास जिसमें एक पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास। तो इसका सीधा सा डिफिनेशन होता है, जब किसी शब्द में ऐसे दो पद हों जिसमें एक विशेष्य हो और दूसरा विशेषण, तो उस शब्द में कर्मधारय समास होता है। विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है और विशेषण वो होता है जो विशेष्य की विशेषता बताता है। अभी उदाहरण दे रहा हूं, उससे आप लोग को और समझ में आएगा। जैसे नीलांबर,
नीला हो जो अंबर, स्टार्ट। नीलांबुज, नीला हो जो अंबुज। ठीक है, करेक्ट है। तो तत्पुरुष समास का एक पार्ट हमने देखा, कर्मधारय समास। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे, द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है। इसका डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है। जिस शब्द में जो प्रथम पद है अगर वह संख्या है तो हमें आंख बंद करके उसे द्विगु समास मार देना है। जिस पद में यदि प्रथम पद संख्या है तो आंख बंद करके द्विगु समास मार देना है। अभी उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। नवग्रह, नव क्या है? संख्या है, द्विगु समास। ठीक है। पंचवटी, पंच क्या है? संख्या है, द्विगु समास। चौखट, चौ क्या है? संख्या है, द्विगु समास। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि यदि कोई शब्द ऐसा है जिसका प्रथम पद तो संख्या है लेकिन वह कोई तीसरा अर्थ देता है तो वहां द्विगु समास नहीं होगा। ये एक्सेप्शनल केस है। आयोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जैसे दशानन, इसमें 10 तो संख्या है लेकिन ये तीसरा पद दे रहा है। रावण, रावण का दूसरा नाम था दशानन, इसलिए यहां हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यदि ऐसा पद हो जिसका प्रथम ऐसा शब्द हो जिसका प्रथम पद तो संख्या है लेकिन वह शब्द जो है वो तीसरा अर्थ दे रहा है तो वहां पे द्विगु समास नहीं होगा, वहां होगा बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, चतुर्भुज भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है तो यहां बहुव्रीहि समास होगा। अब अगले समास को हम लोग देख लेते हैं। अगला समास है बहुव्रीहि समास। अभी द्विगु में इसका एक संक्षेप चर्चा हुआ था, तो इसका डेफिनेशन क्या निकल के आएगा? वह समास जिसमें दो शब्द मिलकर एक तीसरा पद देते हैं, यानी एक तीसरा अर्थ देते हैं, तब वहां बहुव्रीहि समास होता है। ऐसा समास जिसमें दो पद मिलकर एक तीसरा अर्थ प्रदान करते हैं तब ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण देता हूं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लंबोदर। अब लंबोदर का मतलब क्या हुआ? लंबा हो जिसका उदर। मेरा भी उदर थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा जिम हम करेंगे सही होगा। ठीक है, लंबोदर, तो ये अर्थ किसका निकालता है? भगवान गणेश का। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। दूसरा देखिए, चक्रपाणि। पाणि मतलब हाथ और चक्र मतलब चक्र, ऐसा हाथ जिसमें चक्र हो। ठीक है, लेकिन अर्थ किसका निकल रहा है? कौन से देवता है जिनके हाथ में चक्र होता है? भगवान विष्णु। तो यहां पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास, सॉरी बहुव्रीहि समास। वीरापाणि, हाथ में किसके? वीणा हो। किस देवता के हाथ में या देवी के हाथ में वीणा होता है? मां सरस्वती के हाथ में। तो यहां पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन आंसर जब लाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट समास हमारा है वह है अव्ययी भाव समास। उसका नाम है अव्ययी भाव समास। अच्छा, अव्यय, अव्यय से क्या निकलता है? इसको जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा अधन व्यय, और व्यय मतलब हम लोग समझते हैं खर्चा करना, खर्चना।
खर्चना, यानी मतलब नहीं, यानी जो खर्चा ना किया जा सके, व्यय ना किया जा सके, वही होता है अव्ययी भाव समास। यानी ऐसे शब्द जिसको अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर ऐसा शब्द कहीं आता है तो वहां समास का जो रूप होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। उदाहरण देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यथाशक्ति, उपाध्यक्ष, यथावत, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हम विग्रह करते हैं तो इसका अव्यय नहीं हो सकता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। यथाशक्ति को अगर आप विग्रह करें यथा और शक्ति, यथा का कोई अर्थ निकला नहीं निकला, तो ये अव्ययी भाव है। इसका एक ट्रिक है, जहां भी आपको यथा दिखे, उप दिखे, वहां पे आपको आंख बंद करके अव्ययी भाव समास मार देना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट क्लास कल आएगा और उसमें हम लोग समास पे आधारित क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जहां भी आपको लगता है कि दिक्कत है या जहां भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।